हेलो एवरीवन, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आज हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन अथवा भूमि का कटाव, सॉइल इरोजन। जल तथा वायु के प्रभावाधीन मृदा की ऊपरी परत कटकर बह जाती है, यानी या तो जल के कारण या वायु के कारण जब मृदा की मिट्टी की ऊपरी परत कटकर क्या हो जाती है, बह जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन मुख्य रूप से वनस्पतिहीन, ढालू तथा जहाँ पर कम हुम्मस होता है, यानी जहाँ पर वनस्पति के जो अंश हैं वहाँ कम होते हैं, उन इलाकों में अधिक होता है। प्रकार, मृदा अपरदन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला है परतदार अपरदन और दूसरा है नालीदार। परतदार यानी लेयर या सीड्स इरोजन और नालीदार यानी गुल्ली इरोजन। परतदार अपरदन क्या होता है? जब मिट्टी की ऊपरी परत को जल बहा ले जाए या वायु उड़ा ले जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, परतदार। यानी एक पूरी सरफेस को क्या करे, जल या वायु अपने साथ बहा ले जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, परतदार अपरदन कहते हैं। ये क्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां भूमि सामान्य ढाल वाली होती है, यानी ढाल अधिक नहीं होता, एवं वर्षा की बौछारों में होती है तथा वनस्पति क्या होती है, अभाव होता है वनस्पति का। भूमि सामान्य ढाल वाली हो, वर्षा बौछारों के रूप में हो और वनस्पति का अभाव हो, वहां पर क्या होता है, परतदार अपरदन होता है। ये क्रिया राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भागों में तथा हिमालय क्षेत्रों में होती है। ये क्रिया मंद गति से होती है, आसानी से इसका आभास नहीं होता, परंतु इससे क्या होता है, एक विस्तृत भूखंड, एक विस्तृत क्षेत्र की उपजाऊ मृदा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये परतदार अपरदन। दूसरा है नालीदार अपरदन। तीव्र ढाल हो, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र गति से बहता हुआ जल जब मिट्टी में कटाव करके क्या बना देता है, नालियां बना देता है। यानी ढाल क्या हो, अधिक हो और वर्षा भी क्या हो, तेज हो, तो जल क्या कर देता है, नालियों का निर्माण कर देता है और उससे क्या होता है, कटाव होता है। उसे हम क्या कहते हैं, नालीदार अपरदन कहते हैं। कभी कभी जो ये नालियां हैं इतना विकराल रूप धारण कर लेती हैं कि मृदा सदा के लिए कृषि के क्या हो जाती है, अयोग्य हो जाती है। चंबल नदी की घाटी में इसी प्रकार का अपरदन देखने को मिलता है। उसके बाद अपरदन के कारण, यानी किन कारणों से अपरदन होता है। तो सबसे पहले मृदा अपरदन के दो भौतिक कारक भी होते हैं और मानवीय कारक भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक कारक। भौतिक कारकों में प्रथम है नदी। नदी तीन प्रकार से मृदा का अपरदन करती है। नदी कटाव के द्वारा क्या बना देती है, खड्ड बना देती है। चंबल और यमुना प्रदेशों में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब नदी क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है, क्या कर लेती है, रास्ता बदल लेती है, तो आसपास के इलाकों में मृदा अपरदन करती है, जैसे कोसी नदी। और तीसरा जो नदी अपरदन करती है, कैसे करती है, बाढ़ के समय नदी का पानी दूर दूर तक फैल जाता है तथा मृदा की जो परत है उसको बहाकर अपने साथ ले जाता है। तो इस प्रकार से नदी तीन तरीके से क्या करती है, अपरदन करती है। दूसरा जो भौतिक कारक है वो क्या है, मूसलाधार वर्षा। जब मूसलाधार वर्षा होती है तो वर्षा का जल तीव्र गति से धरातल पर बहता है और मृदा का अपरदन करता है। तीसरा भौतिक कारक है भूमि का ढाल। समतल भूमि पर अपरदन कम होता है, परंतु जहां पर भूमि का ढाल अधिक होता है वहां अपरदन अधिक होता है। उसके बाद समुद्री लहरें। तटीय भागों में समुद्र से ऊंची ऊंची क्या
उठती हैं, लहरें उठती हैं। और तटवर्ती क्षेत्रों में मृदा अपरदन करती है। जब कभी समुद्र में चक्रवात आता है तो तट पर आकर बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन करता है। तट के निकट होने वाले मृदा अपरदन को हम तटीय अपरदन भी कहते हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा केरल के तट पर तटीय अपरदन विशेष रूप से देखने को मिलता है। अगला भौतिक कारक क्या है? हिम नदी। हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर जब बर्फ गिरती है और वो ढलान के साथ हिम नदी के रूप में बहती है, आगे बढ़ती है, तो मृदा का अपरदन होता है। अगला भौतिक कारक है वायु। क्या है? वायु। शुष्क वनस्पतिहीन मरुस्थलीय प्रदेशों में वायु मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण है। कहाँ पर? जहाँ पर शुष्क क्षेत्र हो, वनस्पति विहीन हो, यानी वनस्पति बिल्कुल ना हो, और मरुस्थलीय प्रदेश हो, वहां पर मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारक क्या है? वायु। वायु द्वारा मृदा अपरदन वायु की गति पर निर्भर करता है। तेज चलने वाली वायु अधिक मात्रा में अपरदन करती है। राजस्थान में वायु द्वारा अपरदन होता है। उसके बाद मृदा अपरदन के मानवीय कारक। इसमें पहला है वनस्पति का नाश। पहला क्या है? वनस्पति का नाश। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को क्या रखती हैं? जकड़ के रखती हैं, जिससे जल तथा वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त पेड़ों के जो तने होते हैं वो भी पानी के बहाव की गति को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जिन क्षेत्रों में वनस्पति का नाश किया गया है वहां पर मृदा अपरदन बहुत अधिक होता है। अगला मानवीय कारक है पशुचारण। वन पशुओं के लिए चारा प्रदान करते हैं, परंतु आवश्यकता से अधिक पशुचारण से वनस्पति का नाश होता है, जिससे मिट्टी को भी क्या होती है? हानि होती है। अधिक चराई से वनस्पति का क्या होता है? आवरण जो होता है, ऊपरी जो आवरण है वो वनस्पति का समाप्त हो जाता है, जिससे मिट्टी खोखली हो जाती है। इस स्थिति में मिट्टी पर जल तथा वायु का प्रभाव अधिक तीव्र होता है। इसके अतिरिक्त पशु चरते समय अपने खुरों से मिट्टी को उखाड़कर ढीला भी करते हैं, जिससे मिट्टी वर्षा तथा पवनों के प्रभावाधीन होकर शीघ्र अपरदित हो जाती है। हिमालय पर्वतमाला में पशुओं के अधिक मात्रा में चराने से बहुत सी बहुमूल्य मिट्टी का अपरदन हो चुका है। अगला मानवीय कारक है कृषि। मृदा अपरदन कृषि के ढंग पर बहुत हद तक निर्भर करता है। कृषि के अवैज्ञानिक ढंग 3 प्रकार से मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे यदि ढाल की ओर खेत की जुताई की जाए तो पानी सरलता से मिट्टी को बहाकर ले जाता है। ढाल जैसे ढाल है वैसे यदि उसकी जुताई कर दे तो पानी ढाल के साथ साथ मिट्टी को अपने साथ ले जाता है। यदि खेत में बार बार एक ही फसल बोई जाए और शस्यावर्तन अथवा फसल चक्र प्रणाली का प्रयोग ना किया जाए तो मिट्टी में उपस्थित खनिज और जो अन्य तत्व हैं उनका संतुलन बिगड़ जाता है और अपरदन आसानी से हो जाता है। तीसरा, स्थानांतरित जो कृषि होती है उससे वनों का विनाश होता है और मिट्टी कट जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर मृदा का अपरदन हुआ है। अगला जो मानवीय कारक है वो क्या है? मनुष्य तथा जीव जंतु। मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए खेत जोतता है, नहरें कुएं खोदता है, भवन निर्माण करता है तथा कई अन्य प्रकार से भी मृदा का अपरदन करता है। कई प्रकार के जीव भी अपने निवास के लिए मिट्टी में बिल बनाते हैं, मिट्टी को खोखला कर देते हैं। परिणाम स्वरूप वायु तथा जल उस मिट्टी को आसानी से भागकर ले जाते हैं। तो ये थे अपरदन के कारण, भौतिक कारक और मानवीय कारक।
उपरोक्त कारणों से हमारे जो देश की मृदा की बहुत क्षति हुई है। ऐसा अनुमान है कि भारत में 8.10 करोड़ हेक्टेयर भूमि अर्थात हमारी कुल भूमि का लगभग 1/4 भाग, कितना 1/4 भाग मृदा अपरदन तथा मृदा क्षय से क्षतिग्रस्त है और इसका 1/4 भाग अब कृषि करने के योग्य नहीं है। अब मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। मृदा को विभिन्न का जो अपरदन होता है उसको विभिन्न कारकों से कुछ उपाय करके हम उनका संरक्षण, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है बांध बनाना। जब वर्षा के दिनों में नदी में बाढ़ आती है तो बहुत सी मिट्टी जल के साथ बह जाती है। इसे रोकने के लिए बांध बनाने की आवश्यकता होती है। इससे जल के वेग में कमी आ जाती है और मृदा अपरदन रुक जाता है। इसके अतिरिक्त शुष्क मौसम में बांधों से नहरों द्वारा सिंचाई भी की जा सकती है। अगला उपाय है वृक्षारोपण। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे जो अच्छा उपाय है वो क्या है? वृक्षारोपण। जिन प्रदेशों में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर हो गई है वहां नए पेड़ लगाए जाएं। जिन प्रदेशों में वन है उन्हें अंधाधुंध काटने तथा उनके दुरुपयोग करने पर रोक लगाई जाए। उसके बाद अगला उपाय है पशुचारण पर प्रतिबंध। पशुचारण के लिए अलग चारागाहों की व्यवस्था होनी चाहिए। खाली खेतों में पशु बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं, अपने खुरों से मिट्टी को ढीला कर देते हैं। इससे वर्षा तथा वायु के लिए मृदा अपरदन आसान हो जाता है। घास के मैदान में भी पशुचारण सीमित तथा नियंत्रित होना चाहिए। उसके बाद अगला जो उपाय है वो क्या है? कृषि प्रणाली में परिवर्तन। कृषि प्रणाली में परिवर्तन करके हम मृदा अपरदन को काफी हद तक रोक सकते हैं। जैसे सस्यावर्तन अथवा फसल चक्र प्रणाली का प्रयोग करके, यानी लगातार एक ही फसल को ना बोकर अलग अलग फसलें बोई जाए। थोड़े समय में उगने वाली फसलों को पैदा करना, स्थानांतरित कृषि पर नियंत्रण करना, अवनलिकाओं को भरना, ढालों पर समोच्च रेखे जुताई करना, पर्वतीय प्रदेशों में सीढ़ीदार खेत बनाना, पवन द्वारा मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए मेड़ों पर वृक्ष लगाना और उनको अवरोध बनाना, और भूमि को पवन की दिशा के समकोण पर जोतना। यदि ये उपाय हम करते हैं तो मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। तो ये था मृदा अपरदन के प्रकार, कारण और उसके रोकने के उपाय।